हेलो स्टूडेंट, दिस इज शिवानी चौहान, असिस्टेंट प्रोफेसर इन गंगा इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम बात करेंगे गाइडेंस एंड काउंसलिंग के यूनिट 1 का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ स्टडिंग एंड अप्रेजल ऑफ स्टूडेंट। इससे पहले हम बात कर चुके हैं मीनिंग, कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस और नीड्स की, किसके, स्टडिंग एंड अप्रेजल ऑफ स्टूडेंट की। क्यों हम स्टूडेंट्स के बारे में पढ़ते हैं और फिर उनका अप्रेजल करते हैं, मतलब उनको उनका इवेल्युएशन करते हैं एक तरीके से। तो क्यों करते हैं वो सब हम पढ़ चुके हैं, आज की क्लास में पढ़ेंगे। क्या प्रिंसिपल्स आप यूज करोगे या फिर आप बोल सकते हैं क्या रूल्स आप फॉलो करोगे बिफोर स्टडिंग एंड अप्रेजल ऑफ द स्टूडेंट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सो बेसिकली हमने पढ़ा है कि क्यों इंपॉर्टेंट है स्टडिंग एंड अप्रेजल ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि हम देखते हैं कि इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल नीड्स होती है स्टूडेंट्स की, अलग अलग इंटरेस्ट एरियाज होते हैं। तो उन सबको मेजर करने के लिए एक सही रूप में कलेक्शन, डेटा कलेक्शन के रूप में आप उसको साइंटिफिक और अनबायस्ड तरीके से पढ़ सको, अनबायस्ड तरीके से डिसीजंस ले सको गाइडेंस के लिए, गाइडेंस देने के लिए। तो इसलिए हम स्टडिंग एंड अप्रेजल ऑफ स्टूडेंट करते हैं। सो ये इंपॉर्टेंस है गाइडेंस के लिए, है ना, गाइडेंस एंड एजुकेशन के लिए। सो इट रेफर्स टू सिस्टमैटिक कलेक्शन एंड इवैल्यूएशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, कि आप यहाँ पर क्या करते हो, सिस्टमैटिक कलेक्शन, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर आप क्या करते हो, सिस्टमैटिक कलेक्शन एंड इवैल्यूएशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट लर्नर्स एबिलिटीज, इंटरेस्ट, बिहेवियर, पर्सनैलिटी, अचीवमेंट एंड नीड्स। तो बेसिकली यहाँ पर आप सिस्टमेटिक तरीके से, इट मीन्स कि पहले आप डेटा कलेक्ट करते हो, फिर उसे एनालाइज करते हो, फिर इंटरप्रेट करते हो, है ना, फिर कोई कंक्लूजन निकालते हो कि क्या उनके नीड्स है, क्या उनकी पोटेंशियल्स हैं, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप गाइडेंस प्रोवाइड करते हो बच्चों को एक प्रॉपर डेटा कलेक्शन के अकॉर्डिंग। ओके, जो आपके पास डेटा होता है उसके अकॉर्डिंग आप करते हो। सो प्रॉपर स्टूडेंट अप्रेजल टीचर्स को हेल्प करेगा कि वो लर्नर्स को और अच्छे से समझ पाएंगे, जो अधिगम करता है उनको और अच्छे से समझ पाएंगे और सुटेबल गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो या फिर ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। ओके, तो प्रॉपर इवैल्यूएशन होता है, प्रॉपर चेक होता है, जो भी नीड्स, इंटरेस्ट एरियाज, एबिलिटीज है, बिहेवियर है, पर्सनैलिटी है इंडिविजुअल की, उसके बाद टीचर प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कर सकती है स्टूडेंट्स को। सो नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस क्या मतलब, हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं इंडिविजुअल डिफरेंस। तो इसका मतलब व्यक्तिगत भिन्नता, है ना। हर इंसान, हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है, चाहे वो इंटेलिजेंस के लेवल पे हो कि कोई ज़्यादा होशियार है, कोई कम होशियार है, कोई थोड़ा है, कोई एवरेज है, कोई बिलो है। किसी का इंटरेस्ट खेल में होता है, किसी का इंटरेस्ट पढ़ने में होता है, किसी का इंटरेस्ट लिखने में होता है, किसी का इंटरेस्ट वीडियोस बनाने में होता है, ऑनलाइन टीचिंग में होता है। तो ऐसे डिफरेंट इंटरेस्ट है। लर्निंग स्पीड सबकी अलग है, कि कोई बहुत जल्दी याद कर लेता है चीज़ों को, आप देखते हो ना कि एक बुक को एक ही दिन में याद कर लेता है, कोई उसको 4 बार समझाओ तो भी नहीं याद होता। और पर्सनैलिटी भी अलग होता है, कोई इंट्रोवर्ट है, कोई एक्सट्रोवर्ट है, या फिर कोई इंट्रोवर्ट भी है बट अपनी बात तो रख देता है थोड़ी बहुत, है ना। सो देयरफॉर स्टूडेंट स्टडी शुड बी डन अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल। तो स्टूडेंट की स्टडी कैसे करनी चाहिए, स्टूडेंट को हम स्टडी क्यों करेंगे, कैसे करेंगे गाइडेंस के लिए, इंडिविजुअल तरीके से। मतलब ऐसा नहीं कि आपने एक बच्चे के बारे में जान लिया तो आप सबको, सब पर ही उस वो रूल फॉलो करो, नहीं, आपको सब पर नहीं करना। आपको हर बच्चे की नीड्स पर ध्यान रखना है बिफोर गिविंग देम गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस। सो सूटेबल अप्रोच या फिर सेम अप्रोच आप यूज नहीं करोगे हर बच्चे पर, आप डिफरेंट अप्रोच यूज करोगे जो उनके लिए सूटेबल होगी, बिकॉज ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सो नेक्स्ट इज अ होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट मीन्स की सर्वांगीण विकास। यहाँ पर बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए आप गाइडेंस प्रोवाइड करते हो, बच्चे का कॉग्निटिव एबिलिटीज के लिए भी, इमोशनल एबिलिटीज के लिए भी, फिजिकल एबिलिटीज के लिए भी, है ना। तो हर तरह का डेवलपमेंट, हर तरह का विकास के लिए आप बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड करते हो। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइडेंस करते टाइम ये समझने की कि बच्चों के क्या नीड्स है, क्या इंटरेस्ट है, कैसे आप बच्चे को मेंटली भी फिट रखोगे अपनी गाइडेंस के दौरान, गाइडेंस दोगे तब, और फिजिकली भी फिट रहेंगे, फिट इन द सेंस कि उनमें कोई प्रेशर या कोई दबाव नहीं रहे। तो स्टूडेंट को स्टडी करना है एज अ होल पर्सन, सिर्फ ये नहीं कि आप एकेडमिक क्वालिटीज को ही स्टडी करो, आप ये देखोगे कि उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स क्या है, क्यों नहीं वो पढ़ पा रहे क्लास में, है ना। तो उनके फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हर एस्पेक्ट को आपको ध्यान में रखना है, एकेडमिक को भी, ताकि हर बच्चे को पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट करी जाए। सिर्फ हम उनके एग्जामिनेशन मार्क्स के बेसिस पे उनको गाइडेंस ना दे। जैसे कोई बच्चा ऐसा है जो
बहुत बिलो एवरेज है पढ़ने में और मार्क्स नहीं लेकर के आता, तो टीचर जब गाइडेंस देगी बच्चे को, प्रॉपर हेल्प देगी, तो उसमें वो सिर्फ ये नहीं देखेगी कि बच्चा मार्क्स नहीं ला रहा तो ये इसलिए नहीं ला रहा क्योंकि इसके एग्जामिनेशन, उसके पढ़ने में दिक्कत है, क्या पता उसको कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, क्या मेंटल प्रॉब्लम हो, उसे थोड़ा स्ट्रेस रहता हो किसी बात का ना, तो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काम करेगी, वो सिर्फ एक ही डेवलपमेंट के लिए काम नहीं करेगी, है ना, तो बच्चे का सर्वांगीण विकास के लिए। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो हमने पहले ही पढ़ा था फर्स्ट डे में ही कि गाइडेंस एक कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी होती है, कॉन्टिन्यूस और सिस्टमेटिक एक्टिविटी। तो स्टूडेंट अप्रेजल भी कॉन्टिन्यूस बेसिस पर लेने चाहिए। अप्रेजल मतलब इवेल्युएशन इनका जो बच्चों का डेटा गैदर करा है, उनकी इंटरेस्ट, उनकी एबिलिटीज, उनकी पर्सनैलिटी के उनका इंटरेस्ट, इंटेलिजेंस लेवल का, तो वो थ्रू आउट द ईयर आप कॉन्टिन्यूस बेसिस पे बच्चों का अप्रेजल लोगे, है ना, होना चाहिए। सो ये लिमिटेड नहीं होना चाहिए सिर्फ एनुअल एग्जाम्स में ही आप कर रहे हो, नहीं, एनुअल एग्जाम्स नहीं, बल्कि कॉन्टिन्यूस अप्रेजल आप बच्चों का लो, जिससे जिससे बच्चे क्या कर सके, धीरे धीरे करके अपने अंदर इंप्रूवमेंट ला सके, है ना, प्रॉब्लम्स को टाइमली आप आइडेंटिफाई कर पाओ एज अ टीचर, एज अ काउंसलर, है ना, और बच्चे इंप्रूव कर सके खुद में। तो कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी या प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी पे बेस्ड होता है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। तो ऑब्जेक्टिविटी क्या स्टूडेंट, अप्रेजल मस्ट बी फेयर एंड अनबाइज्ड। फेयर मतलब कि सही ढंग से होना चाहिए, आपके खुद की सब्जेक्टिविटी, आप ये नहीं बोलोगे कि मैं चाहता हूँ कि आप डॉक्टर बनो तो आप वही करोगे, आप थोप रहे हो अपने विचार, तो आपको नहीं थोपने, आपको अपना, अब आपको देखना है कि बच्चे का क्या इंटरेस्ट है, अपनी जो भी थिंकिंग है वो नहीं थोपनी है बच्चों पर, एज अ काउंसलर, एज अ टीचर जब आप गाइडेंस दे रहे हो, तो फैक्ट्स और एविडेंस के बेस्ड पे होगी, और वो फैक्ट्स एंड एविडेंस कहाँ से मिलेंगे हमें, अप्रेजल के दौरान, है ना, जब हम बच्चे को स्टडी करेंगे, स्टडी करने के बाद फिर उसका अप्रेजल करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे उस डेटा को, फिर उसको इंटरप्रेट करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि बच्चे की क्या नीड्स हैं, क्या इंटरेस्ट है, कहाँ पर वो, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनकी थिंकिंग लॉजिकल एबिलिटीज़ बहुत अच्छी है, तो मतलब आप उनको मैथमेटिशियन बना सकते हो, है ना, या फिर इंजीनियरिंग में लेके जा सकते हो, या फिर साइंटिस्ट बना सकते हो। सो बेसिकली यहाँ पर टीचर या फिर जो भी गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, उसको ये देखना है कि बच्चे के क्या नीड्स है, आप फैक्ट्स और एविडेंस के बेसिस पे बच्चों को गाइडेंस दोगे। ओके, टीचर के पर्सनल लाइक डिसलाइक या फिर स्टीरियोटाइप्स या फिर अजम्पशन से नहीं, जैसे कुछ टीचर ऐसे होते हैं ना कि अगर कोई लड़की है वो मैथ्स नहीं समझ पा रही है, उसको मैथ्स अच्छे से नहीं आ पा रहा है, तो बोल देगी कि नहीं तुम क्या करोगे मैथ्स लेकर के, तुम्हें तो वैसे भी नहीं आएगी क्योंकि तुम तो लड़की हो, लड़कों को ज़्यादा फास्टली समझ में आता है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्या पता उसको थोड़ी बहुत ही कोई प्रॉब्लम हो जिसमें उसको आपकी हेल्प चाहिए, है ना, तो फैक्ट्स और एविडेंस के बेसिस पे बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड करोगे। ऐसे ही आपको गाइडेंस प्रोवाइड नहीं करनी है अपने थिंकिंग पर। ओके, नेक्स्ट इज साइंटिफिक मेथड, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड मतलब यहाँ पर प्रॉपर प्रोसीजर यूज होता है ना, प्रॉपर स्टेप्स यूज होते हैं फॉर द कलेक्शन ऑफ डेटा, फॉर द कलेक्शन ऑफ डेटा ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, जिनके ऊपर हम गाइडेंस करने जा रहे हैं, जिनको हम गाइडेंस देने जा रहे हैं एज अ टीचर, एज अ काउंसलर, तो हमें उनको प्रॉपरली पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, और वो स्टडी और अप्रेजल करने के लिए प्रॉपर साइंटिफिक प्रोसीजर होता है। ऐसा नहीं कि आप पहले ही दिन जा करके बच्चे को बोल दोगे कि हाँ भाई बता तेरी क्या नीड्स है। पहले आप ये देखोगे कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, बच्चा किस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, क्या उसे स्ट्रेस है, क्या उसे एकेडमिक प्रॉब्लम है, क्या उसे पर्सनल प्रॉब्लम है ना, तो क्या प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई करोगे। फिर उसके रिगार्डिंग जो भी उसको प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल उसको एकेडमिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, उसके मार्क्स नहीं आते, बट वो सारी चीज़ें याद बहुत अच्छे से कर लेता है, सुना देता है, ओरली कर देता है प्रेजेंट, पर रिटर्न में नहीं आते उसे, तो वो उस चीज़ के लिए डेटा कलेक्ट करेंगे, देखेंगे कि बच्चे के प्रीवियस मार्क्स कैसे रहे हैं, उनके जो भी अलग अलग तरह से उनके जो भी इवेल्युएशन होते हैं ओरल वे में और रिटर्न वे में, तो वो कंपैरिजन करेंगे, उन सब चीज़ों को कलेक्ट करेंगे पहले तो सारा डेटा, उसके बाद एनालाइज में क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, अच्छा इसमें बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं परफॉर्म और रिटर्न में उसके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे उस रिजल्ट को, उसको देखेंगे, उसके ऊपर फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना, एक तरह से आप बोल सकते हो कंक्लूजन निकालेंगे कि क्या है ओरल में उसके इतने अच्छे मार्क्स क्यों आ रहे हैं, 5/5, 10/10 आ रहे हैं, बट रिटर्न की बात करें तो 10 में से 3 आ रहे हैं ना, 10/3 आ रहे हैं, तो ये क्यों आ रहे हैं, उस चीज़ को इंटरप्रेट करेंगे। आफ्टर दैट फिर वो देखेंगे कि अच्छा ये प्रॉब्लम है कि बच्चे की राइटिंग एबिलिटीज अच्छी नहीं है, बच्चा बहुत स्लो तरह से लिखता है, उसे उसे
आप बोल सकते हो कि स्पेलिंग्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, उसे स्पेलिंग्स याद नहीं होती है, उसे प्रिपोजिशन इन सब के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता, है ना? लिखने के दौरान वो थोड़ा हड़बड़ा सा जाता है, उसको लगता है कि टाइम खत्म ना हो जाए, तो ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स है। तो उस प्रॉब्लम्स को देखते हुए फिर वो क्या करेगा एज अ टीचर, गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा बच्चे को, जो भी सपोर्ट बनती हो। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम को, फिर कलेक्ट करो डेटा को, एनालाइज और इंटरप्रेट करो, एंड आफ्टर दैट प्लानिंग, गाइडेंस एंड सपोर्ट, ठीक है, जिस भी तरह से उसे चाहिए उस बच्चे को। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब क्या है कि जो भी टूल आप यूज़ करोगे, जो भी आप यूज़ करोगे किसके लिए, बच्चे के डेटा निकालने के लिए। जैसे आपने क्वेश्चनियर यूज़ कर लिया, क्वेश्चनियर क्या होता है कि जहाँ पर सेट्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, और फिर आपको उसके 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 उसको मार्क करना होता है। मार्क करने के बाद एक डेटा निकल के आता है कि आपका क्या मतलब है उस चीज़ से, वो अलग बात है। तो बेसिकली यहाँ पर पूल ऑफ क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको आंसर करने होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी पर्सनैलिटी, आपके इंटरेस्ट एरियाज को देखा जाता है। सो बेसिकली यहाँ पर बोला गया है कि टूल जो यूज करोगे वो वैलिड होना चाहिए, वो आप इंटरव्यू के थ्रू भी कर सकते हो, है ना? तो वो वैलिड मतलब कि जो उस चीज को ही मेजर करे जिस चीज को वो मेजर करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बच्चे के इंटेलिजेंस लेवल को मेजर करना चाहते हो, आप ये देखना चाहते हो कि हर बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल मेरी क्लास में कितना है, कौन बच्चा कितना होशियार है, होशियार इन द सेंस कि वो कितने अच्छे से याद कर लेता है। वो देखने के लिए आपने क्या किया, बच्चों से क्वेश्चन, आपने इंटरव्यू ले लिया बच्चों का, ठीक है, इंटरव्यू लिया। तो उस इंटरव्यू में वही क्वेश्चंस होने चाहिए जो इंटेलिजेंस को मापेंगे। ऐसा नहीं कि आप उनका वेट पूछ रहे हो, आप उनकी हाइट पूछ रहे हो, है ना? तो उस चीज को मेजर नहीं करना, वही क्वेश्चंस इन्वॉल्व होने चाहिए जो उनके इंटेलिजेंस को ही मापे। मतलब वो जो टूल है, वो जो इंटरव्यू है, वो उसी चीज को मेजर करे जिस चीज को आप मेजर करना चाहते हो, यही वैलिडिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर लिखा हुआ है अचीवमेंट टेस्ट शुड मेजर लर्निंग आउटकम नॉट इंटेलिजेंस। यहाँ पर अचीवमेंट टेस्ट का एग्जाम्पल दिया है कि अचीवमेंट टेस्ट है वो लर्निंग आउटकम को मेजर करे। अचीवमेंट टेस्ट हम क्यों लेंगे, बच्चे की इम्प्रूवमेंट देखने के लिए कि उसने कितना अच्छा परफॉर्म करा है, हम इंटेलिजेंस नहीं देख रहे हैं। तो उसी इंटेलिजेंस को ना मापे वो टेस्ट, वो मापे लर्निंग आउटकम्स को, कि बच्चों को कितना समझ में आ पाया है ना, मैंने जो समझाया वो बच्चों को कितना समझ में आ पाया, तो उसी चीज को मेजर करे। तो यही होता है वैलिडिटी, प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रिलायबिलिटी। आप जब टीचिंग करियर में आ चुके हो तो ये वैलिडिटी, रिलायबिलिटी तो अभी से ही याद कर लेना, बाद में बहुत कंफ्यूजन पैदा करते हैं। तो अगर आप नहीं समझ पाओ तो दोबारा से आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। बाकी रिलायबिलिटी का मतलब क्या है, रिलायबिलिटी का मतलब कि आपने एक बार बच्चे का टेस्ट लिया, बच्चे के वही 10 आउट ऑफ 7 मार्क्स आए, दोबारा लिया उसी टेस्ट को, 10 आउट ऑफ 7 आए, थर्ड बार लिया, 10 आउट ऑफ 7 आए, है ना? 6 भी आ सकते हैं, थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो टूल वही चीज कंसिस्टेंट रिजल्ट प्रोवाइड करे। ऐसा नहीं कि आपने बच्चे से एक बार क्वेश्चन पूछे इंटेलिजेंस के, तो बच्चे ने ऐसे जवाब दिए, बिल्कुल अच्छे जवाब दे दिए, वहां पर बच्चे ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर कर दिए इंटेलिजेंस लेवल में जिसमें आप मेजर कर रहे हो। पर फिर दूसरी बार आपने वही क्वेश्चंस पूछे उसी बच्चे से, तो बच्चे ने कोई जवाब ही नहीं दिया, क्या पता उसकी तबीयत खराब हो, कुछ भी हो सकता है ना? तो तबीयत खराब तो होना एक सिमिलर कंडीशन नहीं हो जाएगी, बट सिमिलर कंडीशन में उसने दोबारा से सही जवाब नहीं दिए, तो वो क्या हो जाएगा, वो रिलायबल नहीं होगा। कि बार बार आप क्या कर रहे हो, रिजल्ट्स चेंज हो रहे हैं आपके। पहले तो आप बोल रहे थे ये इंटेलिजेंट है, अब बोल रहे हैं कि अब ये इंटेलिजेंट नहीं है, क्योंकि इसने वही आंसर को नहीं सॉल्व कर पाए वो दोबारा से। तो कंसिस्टेंट रिजल्ट होना चाहिए। तो मेथड ऐसे होने चाहिए, मेथड्स और टूल्स जो कंसिस्टेंट रिजल्ट प्रोवाइड करे, मतलब सेम रिजल्ट्स बार बार आप जब उसे यूज करोगे तब भी सिमिलर कंडीशन में सिमिलर रिजल्ट प्रोवाइड होने चाहिए। तो ये होता है रिलायबिलिटी। ओके, जिस पे आप विश्वास कर सको, विश्वसनीयता जिसको आप बोलोगे। ओके, नेक्स्ट इज द मल्टीपल टेक्निक्स। जैसे हम देखते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक बार जो बात बोल दी आपके सामने, फिर आप दोबारा से उससे पूछते हो तो वो मुकर जाते हैं, तो वो अनरिलायबल होते हैं, उस पर आप विश्वास नहीं कर सकते। ओके, तो रिलायबल मतलब क्या है, जिस पे आप विश्वास कर सको, जो मुकरे ना, वही उसी बात पर खड़े रहे, तो उससे आप याद कर सकते हो रिलायबिलिटी को। नेक्स्ट इज द मल्टीपल टेक्निक्स। तो मल्टीपल टेक्निक्स क्या है, नो सिंगल टेक्निक कैन गिव अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ अ स्टूडेंट। कि आप जब बच्चे पर, जैसे आपने बच्चों को क्वेश्चनेयर दे दिया, क्वेश्चंस दे दिए, पर बच्चे को समझ ही नहीं आ रहे क्या लिखे हैं, मैं कैसे सॉल्व करूं, या फिर उसका मूड ही नहीं है, कैसे ऐसे ही टिक कर रहा है, तो एक ही टेक्निक से आपको
बच्चों के अप्रेजल नहीं करना है, मतलब बच्चों को स्टडी नहीं करना है, आप डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल करो। आप टेस्ट ले सकते हो, आप ऑब्जर्व कर सकते हो, इंटरव्यू ले सकते हो बच्चों का, है ना। एनेक्डोटल रिकॉर्ड, मतलब एक उस टाइम का रिकॉर्ड जो आप मेजर करना चाहते हो, या फिर आप क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, ओवरऑल जो भी उसकी शैतानियाँ परेशानियाँ जो भी है उन सबको आप यूज़ करो, है ना। तो डिफरेंट मेथड्स यूज़ करो, डिफरेंट टूल्स यूज़ करो, डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करो बच्चों को स्टडी करने के लिए। सिर्फ एक ही टूल पर डिपेंड ना हो कि सिर्फ क्वेश्चनेयर मैंने बना लिया बस उसी पर डिपेंड हो। आप इंटरव्यू भी करके भी कर सकते हो, टेस्ट भी ले सकते हो बच्चों का, है ना, ऑब्जर्व भी कर सकते हो। तो डिफरेंट टेक्निक्स का आप यूज करो फॉर द studying and appraisal of student during guidance, okay, for a guidance. So next is the principle of confidentiality. अब ये बहुत ज़रूरी है फॉर द एथिक्स, ठीक है। एथिकली बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चे के जो भी उनकी बातें हैं किसी से शेयर ना करो। ऐसा नहीं कि आपने बच्चे की कमियां आपने निकाल दी, आप सबको बताए जा रहे हो, स्कूल में आपने सबको बता दिया, तो वो चीज़ नहीं रहनी चाहिए। उनकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट की सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल ही रहनी चाहिए। उसको आप शेयर करोगे तभी किसके साथ, ओनली कंसर्न अथॉरिटीज़ के साथ, मतलब जो उससे रिलेटेड है। ऐसा नहीं आपने पूरे स्कूल को ही बता दिया कि इस बच्चे में तो ये प्रॉब्लम है ना। या फिर पेरेंट्स से जब भी ज़रूरत होगी, नहीं तो आपको उसे बिल्कुल ताला लगा कर रखनी है, आपको किसी से भी शेयर नहीं करनी है उसकी बात, ठीक है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी का प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। कोऑपरेशन मतलब अफेक्टिव अप्रेजल तभी हो सकता है तब जिसको आप गाइडेंस दे रहे हो वो भी आपके साथ कोऑपरेट करे, है ना, और जो आपको गाइडेंस दे रहा है वो भी कोऑपरेट करे। ऐसा नहीं कि अपने विचार थोप रहा है या फिर जो स्टूडेंट है वो नहीं चाहता कि आप उसके बारे में पूछो। तो कोऑपरेशन की बहुत ज़रूरत है। किस किस के कोऑपरेशन की, एक तो टीचर के, पेरेंट्स की सहमति भी बहुत ज़रूरी है, स्कूल में जो काउंसलर्स है उनके लिए, पीयर्स की, और स्टूडेंट जो जिस पर आप करोगे काउंसलिंग या फिर आप उसको गाइडेंस जिस पर करोगे, ओके। तो टीम वर्क से क्या हो सकता है कि बच्चे को अच्छे से सपोर्ट मिल पाएगी और आप बच्चे को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तब सब लोग मिल करके आपकी हेल्प करेंगे, है ना। सिर्फ बच्चा आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दे सकता है, बट आप पेरेंट्स से जब आप कोऑपरेट करके चलोगे तो आपको मैनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन मिल सकती है उनके साथ। तो कोऑपरेशन का प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव। तो बेसिकली जब आप स्टडी कर रहे हो स्टूडेंट को, तो उनकी एज, उनकी मैच्योरिटी और उनके स्टेज ऑफ डेवलपमेंट को आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि जो 2 साल के बच्चे, अब चलो दो तो बहुत कम हो गया, 5 साल के बच्चे आप उनसे पूछ रहे हो कि व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, उनका इंटेलिजेंस लेवल चेक करने के लिए नहीं। आपको उनके एज, मैच्योरिटी और उस स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए उनकी गाइडेंस, उनको स्टडी करना है। बिहेवियर चेंजेस विद ग्रोथ, सो अप्रेजल शुड बी एज अप्रोप्रिएट। कि जब भी आप अप्रेजल करोगे, मतलब स्टडी करोगे इंडिविजुअल को, स्टडी इन द सेंस कि आप उन्हें एनालाइज करोगे, तो वो उनकी एज अप्रोप्रिएट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो आप टूल यूज करोगे वो भी, जैसे आपने 5 साल के बच्चे को क्वेश्चंस बना करके दे दिए, नहीं, आप ओरली बच्चों से पूछोगे तो वो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे ना। या फिर आपने बहुत डिफिकल्ट टेस्ट दे दिया तो ये नहीं होगा, ओके। सो नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ पॉजिटिव एंड इम्प्रूवमेंट ओरिएंटेड अप्रोच। पॉजिटिव एंड इम्प्रूवमेंट ओरिएंटेड अप्रोच क्या है, यहाँ पर ये बोला गया है कि अप्रेजल का मेन एम यही होता है कि स्टूडेंट को कैसे आप इम्प्रूव करोगे, उनकी परफॉर्मेंस को, जहाँ पर भी उनको प्रॉब्लम आ रही है, जिस भी चीज़ में। फॉर एग्जाम्पल उन्हें नहीं समझ आ रहा है कि उन्हें 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, तो उस चीज़ को इम्प्रूवमेंट करने के लिए वो खुद अपने डिसीजंस ले सके, तो आप एक बार उनकी हेल्प करोगे। जैसे हनुमान जी को उनकी शक्ति याद नहीं दिलाई थी, कौन थे वो, दैट इज जामवंत, है ना। तो उन्होंने शक्ति याद दिलाई थी, तो ऐसे ही गाइडेंस जो आपकी करेगा वो आपकी शक्तियाँ याद दिलाएगा, आपके इंटरेस्ट याद दिलाएगा, ठीक है। सो इट शुड बी सपोर्टिव, मोटिवेशनल एंड फोकस ऑन स्ट्रेंथ एज वेल एज वीकनेस। तो यहाँ पर आपको जो गाइडेंस मिलेगी वो सपोर्टिव होनी चाहिए, आपके साथ मिलकर के कोऑपरेटिव होनी चाहिए, आपके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पर ध्यान दिया जाए, ताकि आप खुद के बारे में पहचान कर पाओ और आप खुद को इम्प्रूव कर पाओ इन द बेटर एरियाज, इन द बेटर वे, ओके। सो रादर देन पनिशमेंट, ऐसा नहीं कि आपको एज अ टीचर बच्चे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स लग रही है, आप गुस्सा हो जाओ, क्या तुम्हें इतना भी नहीं आता, तुम 10 साल के हो चुके हो, तुम 12 साल के हो चुके हो। तो ये नहीं करना है आपको, उनको प्रॉपर तरीके से, सपोर्टिव तरीके से समझाना है और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। सो स्टूडेंट, ये हमने पढ़े हैं 12 प्रिंसिपल्स ऑफ स्टडिंग एंड अप्रेजल ऑफ स्टूडेंट्स
फॉर द गाइडेंस। ओके, तो गाइडेंस के लिए हम क्यों स्टडी करते हैं और क्यों अप्रेजल करते हैं स्टूडेंट का, तो उसके लिए क्या प्रिंसिपल्स यूज होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो रूल्स क्या यूज होते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा। कोई डाउट है, एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस टॉपिक और एनी अदर टॉपिक, यू कैन आस्क योर क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन। बाकी थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।